मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमारा संविधान बन रहा था 1934 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया का प्रस्ताव रखा गया था एम एन रॉय जी के द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट वगैरह काफी अच्छे से चला रहे थे भारत में। तो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया का एक प्रस्ताव रखा गया, एक आइडिया रखा गया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार आई और उसने ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जो कि आपका संविधान बनाएगी। 1938 में नेहरू जी ने डिक्लेयर करा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम, बट उसमें कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी उसमें इलेक्शन जो होगा वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगा। अडल्ट फ्रेंचाइज इन द सेंस कि 18 साल के जो व्यक्ति होंगे वो उसके अंदर आपके वोट कर सकते हैं। ठीक। 1940 में फिर आपको पता ही है अगस्त ऑफर वगैरह आया, अगस्त ऑफर आया तो डिमांड, जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर 1942 में आपके सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन लेके आए। ठीक। जो कि मतलब एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि हाँ ठीक है हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह फ्रेम करेंगे बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा भी, और प्लस भाई इनको तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया की हेल्प चाहिए थी, उसके बाद में भी करें वो चीजें नहीं करें उनका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। 1946 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि आपके में कुछ इलेक्टेड व्यक्ति थे, कुछ नॉमिनेटेड बॉडी, मतलब नॉमिनेटेड व्यक्ति थे, और जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी थे। ठीक। मेंबर्स जो थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी थे। ठीक। तो इसको ध्यान रखना। और जो मेंबर इलेक्टेड हो रहे थे उसके अंदर वो अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है अगर आप देखते हैं तो आपका आर्टिकल 326 भी क्या बोलता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मीनिंग होता है कि आपका जो व्यक्ति है वो 18 साल का होना चाहिए। ठीक। या अडल्ट, उसको सफरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की मैं कहानी बताऊंगा किसी दिन कि उसको सफरेज के नाम से क्यों जाना जाता है या अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से क्यों जाना जाता है। बट इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट आने वाला है अभी। बट हाँ ध्यान रखने वाली चीजें हैं तो रखना पड़ेगा ये हमको ध्यान, क्योंकि कुछ नहीं पता क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो। आपको ये तो पता ही होगा 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की, जिसके आपके जो टेम्परेरी मेंबर थे वो कौन थे, सचिन मतलब जो प्रेसिडेंट थे टेम्परेरी वो कौन थे, सचिदानंद सिन्हा जी, सचिंद्र सिन्हा। प्रेसिडेंट कौन बने आपके, राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अगर पता है तो। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एच सी कॉन्स्टिट्यूशन मुखर्जी। असेंबली। सी एच सी मुखर्जी सी मुखर्जी, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही, आशीष जी। एच सी मुखर्जी एंड बी टी कृष्णामाचारी। कृष्णमाचारी। हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर वगैरह था बेसिकली इसके अंदर, इस रेजोल्यूशन के अंदर कौन सी तारीख में पास हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। और एक और चीज बता दी जाए तो इस मतलब थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली चीजें ध्यान रख लेना इसमें। जिस टाइम पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, उसको चेयर करा जाता था आपके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के जैसा मिलती थी, मतलब जहां, मतलब बेसिकली को कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम हो रहा है, अगर उस तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मिल रही है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर वहीं पे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिल रही है तो उसको चेयर करा जाता था जीवी मावलंकर के द्वारा, मतलब मावलंकर जी के द्वारा। मतलब जो आज की पार्लियामेंट है तो वो लेजिस्लेटिव के थ्रू ही तो मिल रही है कि वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वगैरह कर रही है।
तो अगर वो इस तरीके से मिल रही है बॉडी तो उसको जीवी मावलंकर जी के द्वारा चेयर करा जाता था। लेकिन अगर पार्लियामेंट में मान लो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाली चीजें ही डिस्कस हो और ठीक, तो रिक्रूट उसको चेयर करते थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसको ध्यान रखें। सर मेरा क्वेश्चन है कि बी आर राव कौन थे? बी आर राव। ठीक है सर, अभी मैं उन जैसे ही आगे देखेंगे, कुछ कमेटीज थी, मेजर कमेटी, माइनर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, इन सब तरीके से, तो वो भी एक कमेटी के चेयरमैन थे। वो आप लोग बताइए वो कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे? तमाम थे इसमें। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो उसके बीच तमाम चीजें अडॉप्ट भी करी गई। तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं, रखना चाहे तो। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा गया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक, और फिर उसके बाद पूर्ण रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तो प्रेसिडेंट बना दिया गया था 24 जनवरी 1950। ठीक, अगर आप देखते हैं तो जिस टाइम पे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम पे 22 पार्ट, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल थे। ठीक, काफी अच्छे से अगर आप जानते हो। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि संविधान को पूर्ण रूप से अडॉप्ट करा गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ उसके प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन वो कुछ कौन से प्रोविजन थे? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये कुछ आर्टिकल्स थे जो कि आपके क्या कर दिए गए थे? लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 से, जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। और पूर्ण रूप से लागू करी गई थी चीजें कब? 26 जनवरी 1950 से। ये 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, जो कि आपके कुछ आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, इलेक्शन से रिलेटेड थे, या पार्लियामेंट के प्रोविजन से रिलेटेड थे। ठीक, इस तरीके से इसको ध्यान रखें। ठीक, और अगर आगे देखा जाए तो अब ये फैक्ट यही बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो बताना सही समझा। तो कुछ कमेटीज, मतलब जैसे कि अगर आप जानते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी चेयर करी जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। स्टेयरिंग कमेटी आपके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। यूनियन पावर कमेटी आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और फंडामेंटल राइट वगैरह से रिलेटेड सरदार पटेल जी के द्वारा। मतलब तमाम कमेटीज थी। ठीक, जो कि चेयर करी जाती थी अलग अलग मेंबर्स के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी का ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी काफी बड़ी कमेटी थी और वो काफी अच्छे से चीजों को देखते थे ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। इसको चेयर करा जाता था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। इसके अंदर जो अगर बताया जाए तो इसके अंदर आपके कौन कौन देखने को मिलते थे मेंबर? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदीउल्लाह, एन माधव राव, टी टी कृष्णामचारी। टी टी कृष्णामचारी वही व्यक्ति जो कि क्या भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक, तो बेसिकली ये ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? मेंबर वगैरह भी थे। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, है कि नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ वो मैं इनका बता देता हूँ। बी एन राव कुछ नहीं थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक, उनको ऐसे ध्यान रख लेना। जी चलिए ठीक है।